हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी होम साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके बिहार एस्टेट के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि पोलियो की दवा के आविष्कारक कौन है। क्या पोलियो का दवा के आविष्कारक कौन है, यानी कि आपको ये बताना है कि पोलियो की दवा का आविष्कार जो है वो किस वैज्ञानिक ने किया। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जोन्स साल्क, सेकंड ऑप्शन है एल्ब ई सोविन, थर्ड ऑप्शन है सलमान बक्समा एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि जॉन साल्क। तो पोलियो के दवा के जो आविष्कारक थे ना वो कौन थे, जोन्स साल्क थे। इन्होंने क्या किया था, पोलियो की दवा का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि डायपर चकत्ता के होने का कारण क्या है। आप लोग को ये बताना है कि जो शिशु को यानी कि छोटे बच्चों को डायपर पहनाते हैं तो उसके स्किन पे ना बहुत ज्यादा रेशेस आ जाते हैं, चकत्ते चकत्ते से पड़ जाते हैं रेड कलर के। कैसे पड़ जाते हैं, चकत्ते चकत्ते रेड कलर के पड़ जाते हैं। तो ये किस कारण से होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है ईस्ट संक्रमण, सेकंड ऑप्शन है वायरस संक्रमण, थर्ड ऑप्शन है हेलीमंथ एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा प्रोटोजोआ संक्रमण। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि ईस्ट संक्रमण। तो जो डायपर की वजह से शिशु के स्किन पर रेशे पड़ते हैं ना, रेसेस पड़ जाते हैं, तो ये किस कारण होते हैं, ईस्ट संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि किसी खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या पूछा गया है कि कोई खाद्य पदार्थ है उसमें हम एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्व को अगर मिलाएंगे तो ये मिलाने वाली जो प्रक्रिया है ना वह क्या कहलाती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फोर्टिफिकेशन, सेकेंड ऑप्शन है संवर्धन यानी कि इनरिचमेंट, थर्ड ऑप्शन है अनुपूरण यानी कि सप्लीमेंटेशन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा मिलावट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि सप्लीमेंटेशन अनुपूरण। क्या है, अगर किसी खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को हम मिला देंगे ना तो क्या कहलाएगी, मिलाने वाली प्रक्रिया सप्लीमेंटेशन कहलाती है। हम ये देख लेते हैं फोर्टिफिकेशन क्या होता है। अगर किसी खाद्य पदार्थ में कोई पोषक तत्व नहीं है या बहुत कम मात्रा में तो उस पोषक तत्व को ऐड करना क्या कहलाएगा, फोर्टिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फोर्टिफिकेशन कहलाता है। और मिलावट क्या होती है, किसी भी पदार्थ में जानबूझकर किसी अन्य व्यर्थ पदार्थ सामग्री को मिला देना, ये क्या होता है, मिलावट होती है। क्या होता है, किसी व्यर्थ खाद्य पदार्थ में जानबूझकर व्यर्थ सामग्री को मिला देना मिलावट है। और किसी पोषक तत्व को निकाल के उसमें अनावश्यक पोषक तत्वों को ऐड कर देना, ये भी क्या है, ये भी मिलावट के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन करने में अच्छा लग रहा हो आपको, तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, प्रसव में यानी कि डिलीवरी के टाइम पे पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे, बाहें और अंत में सिराना, वह स्थिति क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रीच जन्म, सेकंड ऑप्शन है उपकरण जन्म, थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक जन्म एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा सहज जन्म। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ब्रीच जन्म। किसमें, ब्रीच जन्म में ही डिलीवरी के टाइम पे पहले नितंब आता है, उसके बाद टांगे और बाहें और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में सिर आता है। तो वह स्थिति क्या कहलाती है, ब्रीच जन्म कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि गर्भावस्था के प्रथम 3 माह, क्या प्रथम 3 माह ट्राइमेस्टर क्या कहलाते हैं, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रथम, सेकंड है आरंभिक, थर्ड है तृतीय एंड लास्ट है अंतिम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रथम। तो गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइमेस्टर क्या कहलाते हैं, प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। जो गर्भावस्था की अवधि होती है ना वो होती है 9 मंथ की। कितनी होती है, 9 महीने की होती है। तो हम इनको 3 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, 3 पार्टों में, 3 3 मंथ के डिवाइड में, तो टोटल 9 मंथ हो गए।
तो पहले जो हमारे 3 मंथ होते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि प्रथम ट्राइमेस्टर। और जो फिर उसके बाद के 3 महीने होते हैं उसको हम बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। क्या बोलते हैं हम? सेकंड ट्राइमेस्टर। एंड जो लास्ट के हमारे होते हैं 3 मंथ, उसको बोलते हैं हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे 3 ट्राइमेस्टर में हम इसको बांट देते हैं। जो पहले 3 माह होते हैं वो प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, जो फिर उसके बाद के 3 माह होते हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, एंड जो लास्ट के ट्राइमेस्टर होते हैं हमारे वो थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन का आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि मातृ कल्याण के लिए सेवा है। आपको ये बताना है कि मातृ कल्याण के लिए सेवा क्या है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गर्भवती माँ के लिए, सेकंड ऑप्शन है धात्री एवं शिशु सेवा के लिए, थर्ड ऑप्शन है प्रसूता के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। तो जो मातृ कल्याण के लिए सेवा है ना, मातृ कल्याण के लिए सेवा गर्भवती माँ के लिए भी होती है, धात्री एवं शिशु सेवा भी होती है, और प्रसूता के लिए भी होती है। तो क्या हो जाएगा इस हिसाब से हमारा राइट आंसर? ऑप्शन डी, यानी कि सभी के लिए मातृ कल्याण की सेवा होती है। और मातृ कल्याण सेवा से ये तात्पर्य होता है कि ऐसी व्यवस्था या सेवा, क्या होता है? ऐसी व्यवस्था या सेवा जिसमें गर्भस्थ माँ का सही व उचित देखभाल गर्भावस्था के दौरान की जा सके। कब की जा सके? उस माँ की सही व उचित देखभाल गर्भावस्था के दौरान की जा सके। ये क्या होता है? मातृ कल्याण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि मानव जाति के कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। क्या? कि कितने जोड़े पूछे हुए, यानी कि कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं मानव में, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 20, सेकंड में है 23, थर्ड ऑप्शन है 90, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा क्या? 46। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? 23। कितने? 23। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछे? जोड़े पूछे हैं। तो जोड़े कितने होंगे? 23। कितने जोड़े होंगे? 23। और टोटल अगर क्रोमोसोम पूछे जाए कि मानव जाति में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो हो जाएंगे 46। क्या? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और 23 जोड़े पाए जाते हैं। क्या? 23 जोड़े और 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और महिला और पुरुष में किसमें, यानी कि मेल एंड फीमेल में 22 जोड़े तो क्या होते हैं? समान होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है ना हमारा, यानी कि 23rd वाला, वो जोड़ा हमारा महिला में होता है अलग और पुरुष में होता है अलग। तो जो 23वां जोड़ा होता है महिला में होता है XX, और पुरुष में जो होता है, पुरुष में होता है XY के नाम से। क्या होता है? XY। तो क्या होता है? तो इस हिसाब से देखा जाए तो कितने जोड़े हो गए? जोड़े हो गए टोटल 23, क्रोमोसोम हो गए टोटल 46, और महिला और पुरुष में 22 जोड़े होते हैं समान। और महिला में 23वां जोड़ा जो होता है वो होता है XX, एंड पुरुष में जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है XY। तो जो शिशु के बच्चे का लिंग निर्धारण होता है ना, कि मेल होगा शिशु या फीमेल होगा, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो करता है पुरुष क्रोमोसोम से। किससे कौन निर्धारित करता है? ये पुरुष क्रोमोसोम निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि इरेक्शन के मनोसामाजिक विकास का पहला चरण आपको बताना है। क्या है? इरेक्शन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का पहला चरण कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व, सेकंड ऑप्शन है ईमानदारी, थर्ड ऑप्शन है पहल, एंड लास्ट ऑप्शन है विश्वास वर्सेस अविश्वास, यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो जो इरेक इलेक्शन थे ना, इन्होंने अपनी टोटल 8 स्टेजेस दी थी। कितनी स्टेज दी थी इन्होंने? 8 स्टेजेस दी थी। तो इसमें से पहली स्टेज थी हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। क्या था? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और ये देखी गई थी, ये जो स्टेज थी ना, 0 से 2 ईयर तक के बच्चों के लिए थे। कितने की थी? 0 से 2 ईयर के शिशु के लिए थी। इसमें क्या होता है, अगर शिशु को प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा माँ का दुलार मिलता है, तो उसमें क्या होती है? इसमें कॉन्फिडेंस की भावना उत्पन्न होती है, यानी कि विश्वास आता है, यानी कि ट्रस्ट आता है। और वहीं अगर शिशु को निग्लेक्ट किया जाता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती, तो क्या होती है? उसमें मिसट्रस्ट की भावना डेवलप हो जाती है। और जो इलेक्शन थे ना, इनकी ना एक जो मनोसामाजिक थ्योरी की इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी, इसकी एक विशेषता थी। इन्होंने अपनी 8 थ्योरी जो थी, 8 स्टेज थी, उसमें अपने क्या लगाया था? वर्सेस लगाया था। तो एक तो इसमें क्या था? पॉजिटिव पॉइंट था, और जो दूसरा वाला पॉइंट था वो इनका नेगेटिव पॉइंट था।
तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाओ ना कभी कि ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो आप लोग इसे याद कर सकते हो कैसे। बीच में वर्सेस जरूर होगा, एक साइड तो होगा आपका कौन सा पॉजिटिव पॉइंट और एक साइड होगा आपका नेगेटिव, और पहले आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा और बाद में ही आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। तो इससे आप पहचान कर सकते हो कि किसने दिया है ये। इनके कलेक्शन की स्टेजेस है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि जीन पियाजे के अनुसार, क्या जीन पियाजे के अनुसार वर्णित कॉग्निटिव विकास की सेंसरी मोटर अवस्था, आपको जो सेंसरी मोटर स्टेज है ना उसकी क्या बतानी है, एज बतानी है आपको। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 0 to 2 ईयर, सेकेंड ऑप्शन है 7 to 11 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 2 से 7 ईयर एंड लास्ट ऑप्शन है 11 से 16 ईयर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जीन पियाजे की जो सेंसरी मोटर स्टेज थी ना वो थी 0 से 2 ईयर्स की, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी स्टेज थी ये, 0 से 2 ईयर्स की सेंसरी मोटर स्टेज। और इस स्टेज में क्या था ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता था बच्चे में, क्या हो जाता था, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता था। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। तो जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान किसका अध्ययन है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक अवस्था का, सेकंड ऑप्शन है चेतना का, थर्ड ऑप्शन है व्यवहार का एंड लास्ट ऑप्शन है मन का। तो जो जेबी वॉटसन जी थे ना, तो जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन था व्यवहार का अध्ययन, क्या, व्यवहार का अध्ययन था मनोविज्ञान का अध्ययन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे, तो आपको ये बताना है जो एडल्ट एजुकेशन होते हैं यानी कि प्रौढ़ शिक्षा, वो लोगों के लिए क्यों लाभकारी है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है वो अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि ले सके, सेकंड ऑप्शन है वे अपने को अधिक समृद्ध बना सके, थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा एंड लास्ट ऑप्शन है वो परिवार नियोजन के लाभ समझेंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। तो एडल्ट एजुकेशन लाभकारी है क्योंकि क्योंकि जो व्यक्ति एडल्ट एजुकेशन लेगा ना वो अपने खुद को यानी कि खुद को स्वयं को अधिक समृद्ध बना सकेगा। जब वो समृद्ध हो सकेगा तो अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि भी लेगा और वो क्या करेगा, परिवार नियोजन के लाभ को भी समझेगा। तो क्या होगा, सबसे बेस्ट आंसर है हमारा इसमें, वो अपने को अधिक समृद्ध बना सकेगा। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है स्कूल जाने की उम्र में, क्या, स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में कौन से बच्चे होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के, सेकंड ऑप्शन है विपरीत लिंग और मिलती जुलती उम्र के, थर्ड ऑप्शन है समान लिंग और वयस्क एंड लास्ट ऑप्शन है विपरीत लिंग और वयस्क। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के। स्कूल जाने की उम्र में जो सामाजिक समूह में होते हैं ना बच्चे, किसमें, सामाजिक समूह में, वो कैसे होते हैं बच्चे, एक ही लिंग के होंगे और मिलती जुलती उम्र के होंगे। समान लिंग से मतलब है अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां का होंगी, लड़कियों लड़कियों का ग्रुप होगा, अगर बॉयज है तो बॉयज बॉयज का ग्रुप होता है। तो क्या होता है, समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि वृद्धि के दौरान, किसके, वृद्धि के दौरान यानी कि ग्रोथ के दौरान बच्चों में किस अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं लाइसिन, हिस्टाडीन, थियोनिन और वेलाइन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि हिस्टाडीन। तो वृद्धि के दौरान बच्चों में किसकी आवश्यकता होती है, हिस्टाडीन की आवश्यकता होती है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है। क्या होता है, सार्वभौमिक हो जाएगा ये, क्या, सार्वभौमिक परिवर्तनों परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है। नहीं जहां दिया हो ना वहां आपको ध्यान देना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है मुस्कुराहट का प्रारंभ, सेकंड ऑप्शन है प्रथम शब्द, थर्ड ऑप्शन है पठन एंड लास्ट ऑप्शन है चलना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि पढ़ना, पठन। तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों में सार्वभौमिक परिवर्तन देखा जाए, बच्चा 3 महीने का जब हो जाता है ना तो उससे 3 महीने बच्चा क्या करता है, मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है, वो एक सोशल स्माइल देना स्टार्ट कर देता है और प्रथम शब्द भी बोलता है बच्चा, और बच्चा धीरे धीरे
चलना भी सीखता है, पर बच्चा डायरेक्ट पढ़ना नहीं सीखता है। ये किसके उसके सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरण में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है। क्या बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है सोशल मीडिया, सेकेंड ऑप्शन है विद्यालय, थर्ड ऑप्शन है परिवार एंड लास्ट ऑप्शन है खेल का मैदान। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि परिवार। तो बालक का सामाजिकरण जो होता है ना वो फैमिली से ही स्टार्ट होता है। किससे, फैमिली से ही स्टार्ट होता है। और जो परिवार होता है ना वो बालक की प्रथम पाठशाला क्या कहलाती है, क्या कहलाता है, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला। और जो माँ होती है ना, माँ बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है। क्या होती है, माँ बच्चे की प्रथम शिक्षिका। ठीक है, शिक्षक है शिक्षिका। क्लियर है आपको ये। तो बालक का सामाजिकरण कहाँ से स्टार्ट होता है, ना तो सोशल मीडिया से होगा, ना विद्यालय से होगा और ना खेल के मैदान से होगा। कहाँ से होगा, परिवार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि शून्य बजट उन संस्थानों में लागू होता है जहां पर, ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आधार व पिछले 3 वर्ष के वित्तीय विवरण पे हो, सेकंड ऑप्शन है बिक्री के प्रवृत्ति सूचक हो, थर्ड ऑप्शन है कार्यवाही का मूल्यांकन नए सिरे से हो एंड लास्ट ऑप्शन है पिछले वर्ष के व्यय में 10% खर्चे पर वृद्धि जोड़ी हो। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कार्यवाही के मूल्यांकन नए सिरे से हो। तो जब शून्य बजट होता है, क्या, तो शून्य बजट जब लागू होता है ना, शून्य बजट उन संस्थाओं में लागू होता है जहां पर कार्यवाही का मूल्यांकन जो होता है ना वो नए सिरे से हो। क्या, नए सिरे से हो, तो वहां पर कौन सा बजट लागू होता है, शून्य बजट लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। क्या, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 8 मार्च, सेकेंड ऑप्शन है 8 मई, थर्ड ऑप्शन है 8 नवंबर एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 8 सितंबर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 8 सितंबर को होता है हमारा अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। क्लियर है आपको ये। और यहीं पे हम देख लेते हैं कि 8 मार्च को क्या होता है, 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। क्या होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो आपको ये भी याद रखना है। और जो क्या अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ना, तो इसमें क्या होता है, कोई भी अगर होता है जो ये दिवस मनाया जाता है इनकी एक थीम होती है। तो 8 सितंबर को तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो जो 8 सितंबर 2024 को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है ना, उसकी थीम रखी गई थी बहुभाषी शिक्षा। क्या थीम थी उसकी, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। किसको, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना और आपसी समझ। क्या, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। किसके लिए, शांति के लिए साक्षरता। क्लियर है आपको ये। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। और 2024 की इसकी थीम क्या थी, 2024 की थीम थी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना और आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। किसके लिए, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो कई बार आपसे क्या पूछ लेता है, थीम पूछ लेता है। तो आप लोगों को दिवस के साथ साथ इसके क्या करना है, इसके देश के साथ साथ आपको इसकी थीम भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि क्या है, यानी कि राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट कितने वर्ष के लिए होता है, आपको ये बताना है। जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 5 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 6 वर्ष एंड लास्ट ऑप्शन है 8 वर्ष। तो जो राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट होता है ना, इसकी अवधि होती है 5 वर्ष। कितने की, 5 वर्ष की होती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है डैश के, क्या पूछा हुआ है, डैश के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर यानी कि केयर की स्थापना की गई थी। तो कई बार एग्जाम में आपसे क्या पूछ लेते हैं, केयर की फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। तो केयर की फुल फॉर्म क्या है, कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, क्या है,
कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर केयर, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है पहला विश्व युद्ध, सेकंड ऑप्शन है शीत युद्ध, थर्ड ऑप्शन है कारगिल युद्ध एंड लास्ट ऑप्शन है दूसरा विश्व युद्ध। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, दूसरा विश्व युद्ध के दौरान क्या हुई थी, केयर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, दूसरे विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या की गई थी, केयर की स्थापना की गई थी। और ये की गई थी 1945 में। कब की गई थी, 1945 में केयर की स्थापना की गई थी। और जो केयर के उद्देश्य थे ना कि इसकी स्थापना क्यों की गई, तो इसके उद्देश्य थे विद्यालय में जो बालक है ना उनको कुपोषण जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी कि विद्यालय वाले बालकों को कुपोषण से बचाने के लिए, और प्रत्येक पीड़ित एवं अभावग्रस्त व्यक्ति को राहत एवं सहायता पहुंचाने के लिए, कि जो व्यक्ति पीड़ित है उन व्यक्ति को क्या किया जाए, उनकी हेल्प की जाए, ठीक है। और जो केयर के कार्य होते हैं ना, केयर का कार्य, केयर यूनिसेफ के माध्यम से, किसके माध्यम से, यूनिसेफ के माध्यम से कुपोषित माताओं और कुपोषित बच्चों के लिए पाउडर का दूध, मक्खन, सोयाबीन का दूध, डबल रोटी आदि खाद्य सामग्री को उपलब्ध करा रहा है, ठीक है। केयर क्या कर रहा है, यूनिसेफ की सहायता से जो कुपोषित माताएं हैं, जो कुपोषित बालक हैं, जो शिशु हैं, उनके लिए क्या करता है, पाउडर वाला दूध, मक्खन, सोयाबीन का दूध, डबल रोटी और अनेक ऐसे खाद्य पदार्थ जो उनके लिए उपयोगी है, ये क्या कर देता है, उनको प्रोवाइड करा रहा है। कौन प्रोवाइड करा रहा है, केयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लिखित एवं छपी सामग्री क्या है, लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है श्रव्य साधन, सेकंड ऑप्शन है दृश्य साधन, थर्ड ऑप्शन है दृश्य श्रव्य साधन एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा है, पूछा है लिखित भी है छपी भी है, तो लिखी और छपी वाली क्या होगी, दृश्य साधन। क्या हो जाएगा, दृश्य साधन यानी कि विजुअल एड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और श्रव्य साधन कौन से होते हैं, श्रव्य साधन वो होते हैं जो केवल हमें सुनाई देते हैं, क्या, जिसको केवल हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा रेडियो, क्या हो जाएगा हमारा रेडियो, ठीक है। और दृश्य श्रव्य साधन यानी कि ऑडियो विजुअल एड में वो आ जाता है जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड में आ जाएगा हमारा टीवी यानी कि टेलीविजन। तो टीवी में हम क्या करते हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा टेलीविजन। और दृश्य साधन में लिखित और छपी सामग्री होती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, देख के हम पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा चार्ट, पोस्टर, न्यूज़पेपर, ठीक है। चार्ट, पोस्टर, न्यूज़पेपर ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये सारे आ जाएंगे विजुअल एड के अंतर्गत यानी कि दृश्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस उपकरण का प्रयोग शोरगुल मापन के लिए करते हैं। क्या पूछा है, किस उपकरण का प्रयोग हम शोरगुल के मापन के लिए करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है गैस फ्लो मीटर, सेकंड ऑप्शन है कैलोरीमीटर, थर्ड ऑप्शन है डगलस बैग एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा डेसिबल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि डेसिबल। तो डेसिबल का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, शोरगुल के मापन के लिए करते हैं। और जो डगलस बैग होता है ना, डगलस बैग में हम मापन करते हैं कि जैसे कोई मनुष्य है तो मनुष्य ने कितनी मात्रा में ऑक्सीजन ली, कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, तो इसका मापन हम किस में करते हैं, इसका मापन हम करते हैं डगलस बैग से। किसका, यानी कि मनुष्य के श्वास का मापन, किसने कितनी ऑक्सीजन ली, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो इसका मापन किसे करते हैं, हम डगलस बैग से करते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि बड़े समूह में क्या, बड़े समूह में सूचना संचार की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है टेलीविजन, सेकंड ऑप्शन है पैम्पलेट, थर्ड ऑप्शन है फ्लैश कार्ड एंड लास्ट ऑप्शन है फोल्डर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, जब हमें कोई चीज बड़े समूह में बतानी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तब हम प्रयोग करेंगे टेलीविजन का। किसका, टेलीविजन का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको याद होगा जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी, तो नोटबंदी की गई थी तो हमें ये सूचना बहुत बड़े समूह तक यानी कि पूरे इंडिया को लोगों को बताना था ना कि नोटबंदी हो चुकी है। तो ये किस माध्यम से की गई थी, टीवी के माध्यम से तो थी, टेलीविजन इंटरनेट के माध्यम से तो किया गया था, जिससे क्या हो सके लोगों को पता चले। अगर लोगों को पैम्पलेट दिखाते, फ्लैश कार्ड दिखाते, फोल्डर दिखाते, तो ये क्या होता है, एक ग्रुप मेथड होता है, केवल एक ग्रुप को पता चल जाता है, ना कि बहुत बड़ी जनसंख्या को पता चल जाता। तो अगर कोई चीज को हम बहुत बड़े समूह में लागू करना है ना, तो हम किसका यूज करते हैं, टेलीविजन हो गया,
न्यूज़पेपर हो गया, क्योंकि न्यूज़पेपर तो मोस्टली लोग पढ़ते हैं। और क्या हो गया, इसी में हमारा इंटरनेट आ गया। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन का आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि अच्छे संचार के लिए, क्या अच्छे कम्युनिकेशन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है स्पष्टता, सेकंड ऑप्शन है सावधानी, थर्ड ऑप्शन है सहजता एंड लास्ट ऑप्शन है एक तरफा संचार। तो एक अच्छे संचार में स्पष्टता होनी चाहिए, सावधानी भी होनी चाहिए और सहजता भी होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो एक तरफा संचार नहीं होना चाहिए, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, बल्कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्योंकि पता है क्या होता है, जो एक तरफा संचार होता है ना, तो एक तरफा संचार में फीडबैक नहीं मिल पाता। क्या होता है? फीडबैक नहीं मिल पाता है, फीडबैक हमें नहीं मिल पाता है एक तरफा संचार, और जो दो तरफा संचार होता है उसमें फीडबैक मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि मूक संचार का उदाहरण है क्या, मूक संचार का उदाहरण क्या है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है टेलीविजन, सेकंड ऑप्शन है पत्र, थर्ड ऑप्शन है टेलीफोन एंड लास्ट ऑप्शन है रेडियो। तो मूक संचार, मूक संचार ये होता है जिसमें बोला नहीं जाता है, क्या, जिसमें बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, वो कौन सा होता है, मूक संचार होता है। तो टेलीविजन में आप लोगों को आवाज सुनाई देती है, टेलीफोन में भी हम बात करते हो तो बोलते हो, रेडियो में भी आप क्या करते हो, आवाज सुनाई देती है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो उसे आप सुनते हो। तो किसमें यूज नहीं होता है, मुख संचार का उदाहरण हो जाएगा पत्र। किसका? पत्र। अगर किसी का लेटर आया, या आज के टाइम पे व्हाट्सएप के मैसेज भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, किसी के मैसेज आते हैं या पत्र होता है, हम उसको चिल्ला चिल्ला के तो पढ़ते नहीं है, हम उसको कैसे पढ़ते हैं, मन मन में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? मन मन में, अपने यानी कि मन के अंदर ही पढ़ते हैं, हम बोलते नहीं है। तो ये कौन सा हो गया, मूक संचार का उदाहरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि संचारक की मुख्य विशेषताएं क्या है। आपको ये बतानी है कि एक संचारक के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है विषय का ज्ञान, सेकंड ऑप्शन है रुचि, थर्ड ऑप्शन है अच्छा व्यवहार एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो एक जो अच्छा संचारक होता है ना, एक अच्छे संचारक को सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसको इंटरेस्ट भी होना चाहिए और उसका बिहेवियर भी हो जाए अच्छा होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है। आपको ये बताना है गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, सेकंड ऑप्शन है परिवार में दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, थर्ड ऑप्शन है महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य होता है महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, और परिवार के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना, और महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। और तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप क्वेश्चंस के आंसर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि कपड़े बनाने की ड्रेपिंग विधि में, किसमें, कपड़े बनाने की ड्रेपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है केवल मानक नमूने का, सेकंड ऑप्शन है जीवित व्यक्ति का, थर्ड ऑप्शन है वास्तविक आकार की डमी एंड लास्ट ऑप्शन है चपटे नमूने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, यानी कि ऑप्शन बी दिया हुआ है इसमें, वास्तविक आकार की डमी। तो जो कपड़े बनाने की ड्रेपिंग विधि है ना, तो वस्त्र विधि किस पर इस्तेमाल करते हैं, तो वस्त्र विधि के लिए प्रयोग वास्तविक आकार की डमी पर किया जाता है, कि अगर हम डमी पर कोई कपड़ा पहना दे तो वस्त्र कैसा लगेगा हमारा बनने बनने के बाद। अच्छा, आप लोग डमी जानते हैं, डमी क्या होते हैं, आप लोग किसी शॉप पर गए होंगे कपड़े खरीदने के लिए, तो जो पुतले खड़े होते हैं ना कपड़े पहने हुए, क्या, जो बाहर शोपीस में पुतले खड़े कर देते हैं वो लोग, कपड़े उस पे क्या होता है, उस पुतले के ऊपर अलग अलग कपड़े पहना देते हैं, तो वही क्या होती है, वही हमारी क्या होती है, डमी। क्या होती है, वही डमी होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि सीजर यानी कि कैंची को काटने का इस्तेमाल करते हैं। कैंची का प्रयोग किसको काटने के लिए, कैंची का इस्तेमाल हम किसको काटने के लिए करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है कागज, सेकंड ऑप्शन है पत्ता, थर्ड ऑप्शन है कपड़े एंड लास्ट ऑप्शन है धातु। तो कैंची से हम क्या काटते हैं, कैंची यानी कि सीजर से हम कपड़े काटते हैं, क्या करते हैं, कपड़े को काटते हैं। और कैंची हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है हमारी सादी कैंची, क्या होती है, एक हमारी सादी कैंची होती है, और एक होती है हमारी पिंकर सीजर, जिसको क्या बोलते हैं, पिंकर सीजर, यानी कि जिग जैग वाली। कौन सी, जिग जैग वाली, उसके जो दांते होते हैं ना, दांते उसके जिग जैग टाइप से होते हैं।
तो इस कैंची से क्या होता है, ये कैंची डेकोरेटिव पर्पज से यूज की जाती है। किससे? डेकोरेटिव पर्पज। अगर इस कैंची से हम कपड़े या कागज को काटते हैं ना, तो उसमें जिगजैग वाली क्या आ जाएगी, उसमें जिगजैग वाली डिजाइन बन के आ जाती है। तो ये किस प्रकार की कैंची होती है? इसको हम पिंकिंग सीजर के नाम से जानते हैं। और कई बार क्वेश्चन में आपको ये कैंची नहीं देता है, कई बार केवल सीजर देता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सीजर को क्या बोलते हैं? कैंची बोलते हैं, और कैंची को सीजर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? और जो कैंची होती है ना, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है आप लोगों से कि कैंची की लंबाई कितनी होती है। तो जो सादा कैंची होती है, यानी कि नॉर्मल कैंची होती है ना, उसकी लंबाई होती है 20 से 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 20 से 25 सेंटीमीटर। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रिपर एक क्या है? रिपर एक क्या है आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिलाई का उपकरण, सेकंड ऑप्शन है मापन उपकरण, थर्ड ऑप्शन है काटने का उपकरण एंड लास्ट ऑप्शन है नत्थी करने का उपकरण। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि सिलाई का उपकरण। तो जो रिपर होता है ना, रिपर क्या होता है? एक सिलाई का उपकरण होता है। रिपर एक ऐसा होता है, यहाँ एक हैंडल टाइप बना होता है और ये ऐसे होता है, यहाँ पे एक हुक लगा होता है। तो रिपर से क्या करते हैं? रिपर से हम जो सिलाई वाले धागे होते हैं ना, उसको उधेड़ने का काम करते हैं। यानी कि जो सिलाई उधेड़ी जाती है ना, वो रिपर से उधेड़ी जाती है। जनरली हम लोग क्या करते हैं घर पे, हम लोग सुई से निकाल लेते हैं, सेफ्टी पिन का यूज कर लेते हैं सिलाई को उधेड़ने में। बल्कि नहीं, बल्कि यूज किसका किया जाता है? यूज रिपर का किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है? रिपर का यूज किया जाता है सिलाई को उधेड़ने के लिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है धागे की किस्म, सेकंड ऑप्शन है कपड़े की किस्म, थर्ड ऑप्शन है बखिए की लंबाई एंड लास्ट ऑप्शन है धागे का खिंचाव। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि कपड़े की किस्म। तो सुई का चयन हम लोग हमेशा कैसे करते हैं? कपड़े की किस्म देख के करते हैं कि कैसा कपड़ा है। कपड़ा हमारा रेयॉन का है या किसका है? रेयॉन का है, पॉलिएस्टर का है, ये हमारे नॉर्मल कपड़े हैं, हमारे हैवी कपड़े हैं, वूलन कपड़े हैं। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं? उस हिसाब से हम अपनी सुई का प्रयोग करते हैं। और जनरली जो हम लोग नॉर्मल घर में सुई का यूज करते हैं ना, तो घर में हम 16 नंबर की सुई का यूज करते हैं। कौन से नंबर की? 16 नंबर की सुई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कपड़ा हमारा हैवी होगा तो हमें ज्यादा नंबर की सुई की आवश्यकता होगी। अगर कपड़ा हमारा नॉर्मल होगा तो हमें कम नंबर की सुई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन के आंसर? तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे क्या होगा? आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।